हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न अबाउट एयर, जो कि है अपनी क्लास एनसीईआरटी 7 का चैप्टर नंबर 4 हवा। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग आवर अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो एक एयर का एक ब्लैंकेट है, पूरी लेयर जो है एयर की, उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो समझते हैं। एटमॉस्फेयर अगर ना हो, एयर ना हो, तो क्या हो? एयर काम करता है फिल्टर की तरह। ये क्या करता है, जो सन से जो हीट एनर्जी आती है, रेडिएशन आती है, उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। कुछ ही भाग को आने देता है, बाकी सबको रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो पाती। दूसरा क्या करता है, जब अर्थ की जो हीट है, जो वो अर्थ रेडिएट करती है हीट को, तो उसको भी रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से अर्थ बहुत ही ज़्यादा ठंडी नहीं हो पाती। तो अर्थ एयर क्या काम करता है? एक फिल्टर की तरह काम करता है। किसकी फिल्टर करता है? सन से जो रेडिएशन आ रही है उनसे, और अर्थ की जो रेडिएशन निकल रही है उनको। तो इनको यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देता है, इनको यहाँ से। तो जिसकी वजह से एक एवरेज टेम्परेचर बना रहता है अर्थ के ऊपर, जो कि ज़रूरी है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जीने के लिए। अगर नहीं हो एयर की लेयर तो क्या होगा? गर्मी आएगी सन से बहुत ज़्यादा दिन में, और रात में अर्थ से हीट रेडिएट होगी, तो रात में बिल्कुल बर्फ़ जम जाएगी, ठंडा, दिन में एकदम उबलता हुआ गोला। तो इस कंडीशन में लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो इसी के बारे में आज पढ़ेंगे, इसी की कंपोजिशन, एयर की कंपोजिशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कंपोजिशन ऑफ द लेयर। लेयर जो हमारे चारों तरफ जो हवा है, जिससे हम सांस लेते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ होती हैं? उसमें होती है नाइट्रोजन, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है 78%। उसके बाद होती है ऑक्सीजन 21%। उसके बाद होती है आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड होती है चौथे नंबर पर। फोर्थ नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड। उससे पहले है आर्गन, जो कि है 0.93%, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और इसके बाद होती है, बच गई बाकी, जो कि 0.4% में क्या है, बाकी जो अदर गैसेज है, हीलियम हो गई, उसके बाद डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, ये सब आते हैं जो 0.04% में, जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स जो बच गए। तो ये है एटमॉस्फेयर कंपोजिशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे पहले क्या चीज़ है, हम लेते हैं सांस, उसमें लिए क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और क्या देते हैं? CO2। और इसी तरह प्लांट्स क्या लेते हैं? CO2। और क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो एक बैलेंस बना हुआ है, इक्वल प्रोपोर्शन, ऑक्सीजन CO2 CO2 ऑक्सीजन, जिसकी वजह से एक बैलेंस बना हुआ है। अब क्या हो रहा है कि वी ह्यूमन बींग्स प्लांट्स को काटते जा रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को, जंगलों को काटते जा रहे हैं। एक पॉइंट। दूसरा क्या करते जा रहे हैं? जंगलों को तो काट रहे हैं, साथ साथ पोल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं। पोल्यूशन को इंक्रीज कैसे कर रहे हैं? धुआं, काला काला धुआं 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 उड़ता है। किस तरह से? लकड़ी जलाने से, मोटरसाइकिल, बाइक, कार, एरोप्लेन्स, इन सब से धुआं निकलता है। तो एक तो हम पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है, और दूसरा स्मोक, धुएं को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है, जो एक बैलेंस बना हुआ था वो गड़बड़ा जा रहा है। ठीक है, वो बैलेंस डिसबैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, और जो अन्य हार्मफुल गैसेज हैं उनकी मात्रा बढ़ रही है, जिसके बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके इफ़ेक्ट्स क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए कि बस जो एक बैलेंस बना हुआ है, वो हम ह्यूमन बींग्स इसको डिसबैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो कि ह्यूमन बींग्स फेस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है? जो एटमॉस्फेयर हमारा है, जिसमें इतनी सारी लेयर्स हैं, उसमें क्या, उसका क्या स्ट्रक्चर है? ये मेनली 5 लेयर में बना हुआ है एटमॉस्फेयर जो हमारा। इस डायग्राम की हेल्प से हम अच्छे से समझते हैं। जो मेनली 5 लेयर्स है, जो स्टार्ट होती है ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। 2 लेयर्स को बीच में सेपरेट करने वाली एक लाइन है, जो कि नीचे वाली ट्रोपोपोज,
स्ट्रेटोपोज, मेसोपोज, इसी तरह। तो जो दो लेयर्स को सेपरेट करे वो पोज, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाली ट्रोपो, स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर वाली स्ट्रेटोपोज। ठीक है फ्रेंड, इन लेयर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है समझते हैं। सबसे पहली लेयर जो कि हमारी है ट्रोपोपोज। यही जो लेयर है इसी में है मैक्सिमम जो वेदर फिनोमिना है। ऑलमोस्ट जो भी सारे वेदर फिनोमिना है वो यहीं पे होते हैं। धुंध, बादल बनना, बारिश जिस वजह से होती है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर होती है, इसी लेयर के अंदर। इसकी हाइट है, एवरेज हाइट 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। वैसे सीजन्स के अकॉर्डिंगली इक्वेटर और पोल्स पे डिफर करती रहती है, बट एक एवरेज जो हम मान के चलते हैं वो है 13 किलोमीटर। तो सबसे पहली लेयर हमारी हो गई ट्रोपोस्फेयर, जो यहाँ पे सब रेन, बारिश, फोग, हेलस्टॉर्म, ओले, ये सब मतलब ऑल वेदर फिनोमिना सब कौन सी लेयर में होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। अब आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी हाइट कहाँ तक है? एवरेज हाइट 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। इसमें क्या है सबसे इम्पोर्टेंट लेयर? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या काम करती है? जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनको फिल्टर कर देती है, उनको अर्थ पे पहुंचने नहीं देती, जो कि बहुत ही हार्मफुल गैस है जो हमारे क्या कैंसर काज करती है, उसको अर्थ पे पहुंचने नहीं देती। तो कौन सी लेयर है यहाँ पे? ओजोन लेयर। और एक आइडल कंडीशन है एयरप्लेन जहाँ पे उड़ते हैं, जो भी एयरक्राफ्ट, जो भी एयरप्लेन, हवाई जहाज जो आपको दिखाई देती है आसमान में, वो इसी लेयर में उड़ती है। क्योंकि यहाँ ट्रोपोपोज में हमने पढ़ा था ना, ऑल वेदर फिनोमिना अकर्स हियर, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है? कोई वेदर फिनोमिना नहीं होता, बादल नहीं होते, तो स्काई क्या रहता है? क्लियर रहता है। इसकी वजह से आप प्लेन को उड़ने में आसानी रहती है। उसके बाद आते हैं मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर की हाइट कितनी है? मेसोस्फेयर की हाइट है 80 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली जो लेयर है मेसोस्फेयर, इसकी हाइट है 80 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या होता है? मीटेओराइट्स जल जाते हैं, जलने लगते हैं। आपने देखा होगा ना, टूटता हुआ तारा, बर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार। तो ये इसी लेयर में होता है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन मीटियोर्स एंड द लेयर ऑफ द एयर। तो फ्रिक्शन की वजह से ये यहाँ पे जो हमारे मीटियोर है वो जलने लग जाते हैं, जिससे कि ये शूटिंग स्टार जलता हुआ, टूटता हुआ तारे की तरह नजर आता है। वो इसी लेयर में होता है, बिकॉज ऑफ दिस लेयर। सो इसके बाद नेक्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर यहाँ से ये वाली जो लेयर है ये इसको बोलते हैं थर्मोस्फेयर। इसमें क्या है? टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी एवरेज हाइट कितनी हो गई? 80 से 400 किलोमीटर। और इसकी एक खास बात क्या है? इसमें है एक लेयर जिसका नाम है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर है। आप रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं फ़ोन पे, मोबाइल पे, और भी डिफरेंट डिफरेंट सेटेलाइट कम्युनिकेशन हुआ, और भी स्पेस से अर्थ पे, अर्थ से स्पेस में, इस तरह का जो कम्युनिकेशन होते हैं वो सारे रेडियो फ्रिक्वेंसी पे जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं वो इस थर्मोस्फेयर की लेयर, आयनोस्फेयर की वजह से होता है। क्या होता है? यहाँ अर्थ है, इसमें आयंस 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 है। यहाँ अर्थ से हम वेव्स को इस तरह ऊपर भेजते हैं, ये आयंस क्या करते हैं? इनको रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये नीचे अर्थ पे यहाँ पे इस तरह से पहुँचते हैं जहाँ हमें भेजने होते हैं। इस तरह से यहाँ से सब स्प्रेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस आयनोस्फेयर लेयर। अगर ये लेयर नहीं होगी तो ये रे सिग्नल यहाँ से हवा में वापस चले, स्काई में चले जाएंगे, बट बिकॉज ऑफ दिस लेयर ये रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे पहुँचते हैं। तो जो आयनोस्फेयर है वो कम्युनिकेशन के लिए वो हेल्पफुल होती है। दूसरी है एक्सोस्फेयर, जो लास्ट वाली है। ये बहुत ही पतली लेयर है और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस मिलती है। ये क्या है? बहुत ही लाइट, मतलब हल्की गैस है। तो सबसे ऊपर वाली एक्सोस्फेयर। उसके बाद आते हैं वेदर और क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? आज गर्मी हो रही है, कल रात को ठंडी हो जाएगी, सुबह सुबह सर्दी हुई, दोपहर में सन निकला, फिर क्या हुआ? बारिश होने लग गई, फिर थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई, फिर गर्मी हो गई, फिर बारिश आ गई तो ठंडा हो गया, फिर गर्मी हो गई। तो डे टू डे हर घंटे के साथ दिन का, सुबह का, दोपहर का जो टेम्परेचर है, वो मौसम है, वो बदल रहा है। तो इसको बोलते हैं वेदर, डे टू डे कंडीशन
ऑफ ए एटमोसफेयर, मतलब कि आजकल हर घंटे 2 घंटे के बाद की जो कंडीशन है उसको बोलते हैं वेदर। क्लाइमेट क्या होता है, मिनिमम हम लेते हैं एवरेज 30 साल का, 30 साल का जो वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज वेदर फिनोमिना है, वेदर फिनोमिना 30 साल का, 1 2 3 10 2 साल का नहीं, 30 साल का जो एवरेज वेदर फिनोमिना है, वेदर होता है, उसको बोलते हैं हम क्लाइमेट। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में ऊपर क्या होती है, सर्दी होती है, वहाँ का एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद दिल्ली में ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सर्दी, नीचे तमिलनाडु में क्या होती है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, मुंबई में ना गर्मी ना सर्दी, एक सा मॉडरेट टेम्परेचर, तो वो वहाँ का हो गया क्लाइमेट, जो कि है एवरेज वेदर। अब आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, दी ठंडा और गर्मी, ठंडी और गर्मी, कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ एयर, एयर कितनी गर्म है, एयर कितना ठंडी है, सर्दियों में एकदम ठंडी लगती है ना हमें, तो एवरेज जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर, जो हमारे आसपास जो एयर है वो ठंडी है या गर्म है, वो कितनी गर्म है, वो कितनी ठंडी है, 30 डिग्री है उसका टेम्परेचर, 10 डिग्री है, 0 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर, द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर। टेम्परेचर हो गया। इसके बाद आता है इंसुलेशन। ये सन है, ये अर्थ है, ये सन है, ये अर्थ पे इसकी ये जो सोलर से लाइट पहुंचती है, तो कितनी क्वांटिटी में ये लाइट पहुंच रही है सन से, इसी को बोलते हैं इंसोलेशन। द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय अर्थ, मतलब ये सन हो गया, ये अर्थ हो गई, सन की लाइट हर तरफ जा रही है, तो अर्थ के ऊपर कितनी लाइट आ रही है, अर्थ उसको कितना इंटरसेप्ट कर रही है, अर्थ के ऊपर कितनी लाइट पहुंच रही है, उसी को बोलते हैं इंसोलेशन। सन से लाइट आई, लेकिन जो अर्थ के ऊपर जो लाइट आई उसी को बोलते हैं इंसोलेशन। ये इक्वेटर से पोल की तरफ डिक्रीज होती है, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ठीक है। तो ये अर्थ पोल पे कम लाइट पहुंचती है, अर्थ पे ज़्यादा, क्योंकि हमने पढ़ा था ये यहाँ परपेंडिकुलर एंगल बनाती है, यहाँ पे लो एंगल बनाती है, लो एंगल डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ पहुँचते हैं, इसलिए इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा और पोल्स की तरफ कम एनर्जी पहुँचती है, बिकॉज ऑफ स्लैंटिंग रेंज, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। थर्मोमीटर क्या काम आता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। बैरोमीटर जो प्रेशर को मेजर करता है। रेन गेज आज कितनी बारिश हुई, उसको किससे मेजर करते हैं, रेन गेज से। विंड की डायरेक्शन क्या है, कौन सी दिशा से हवा बह रही है, वो विंड गेज, ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। थर्मोमीटर कैसा होता है, बैरोमीटर कैसा होता है, विंड वेन ये ऊपर जो लगा ये वाला विंड वेन, ये बारिश मापने का यंत्र रेन गेज। उसके बाद टेम्परेचर को मेजर किस में करते हैं, डिग्री सेल्सियस में, जैसे डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं, मीटर में, वजन को किलोग्राम में, इसी तरह टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में। 0 डिग्री पे क्या होता है, पानी जिस डिग्री पे जिस टेम्परेचर पे जम जाता है उसको 0 डिग्री, और जिस टेम्परेचर पे भाप बन के उबलने लगता है वो कितना टेम्परेचर, 100 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या है, किसी भी चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर फोर्स, उसका दबाव, दबाव को बोलते हैं प्रेशर। जैसे कि आप किसी चीज़ को पुश करो तो आप फोर्स लगा रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, तो वो आप उस चीज़ के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। जैसे कि मान लो ये एक बॉक्स है, आप इसको ऐसे दबा रहे हैं ऊपर से, इस तरह से दबाया आपने, हाथ से दबाया, तो आप इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। प्रेशर इज ऑल्सो फोर्स, तो ये हुआ है, इसको दबा रहे हैं मतलब आप इस पर प्रेशर लगा रहे हैं। इसी तरह से ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये इस तरह से लेयर ऑफ एयर है, हवा 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 हवा, तो हवा भी क्या करती है, प्रेशर एक फोर्स लगाती है अर्थ के ऊपर, इसके ऊपर जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल है, हर चीज़ पे। तो ये क्या हो गई, इसको बोलते हैं हम प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ, जो ऊपर हवा है उसकी वेट की वजह से जो अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेशर। ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मीन सी लेवल, मतलब अर्थ के सरफेस को, अर्थ का सरफेस हम कहाँ से लेते हैं, मीन सी लेवल, सी लेवल हमने पढ़ा था ना। मान लो अब ऐसे तो माउंटेन है, उसकी हाइट है 8000 किलोमीटर, डेप्थ है, डेप्थ कितनी है 11000 किलोमीटर, मैरिना ट्रेंच की,
ठीक है, तो कहाँ पे मेजर करेंगे? ये हम मेजर करते हैं मीन सी लेवल, क्योंकि सी का लेवल ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है, तो उसको एक फ्लैट की तरह माना है और वहीं से उसका क्या है डिस्टेंस मेजर करना हो तो वहीं से मेजर करता है कि माउंटेन कितनी डिस्टेंस पे है, तो मीन सी लेवल से ही मेजर करते हैं। इसी तरह प्रेशर भी कहाँ पे मेजर करते हैं? सी लेवल के ऊपर। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होता है। क्यों होता है? देखो, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हुई, ये अर्थ की लेयर है, ये अर्थ है, इसके ऊपर हवा की ये लेयर है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे इस पोजीशन पे इन सब लेयर की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन इस पोजीशन पे जो ऊपर वाली लेयर है उनकी वजह से प्रेशर है, लेकिन नीचे वाली की वजह से नहीं है। ये नीचे वाली लेयर नीचे रह गई, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो उसके ऊपर जो हवा है उसकी वजह से केवल प्रेशर है। इस वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हवा कम होती जाएगी, तो हवा कम होगी तो उनका वजन भी कम होगा, तो प्रेशर भी कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हवा प्रेशर लगाती है हमारे ऊपर, लेकिन हमारी बॉडी को क्या होता है, महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी बॉडी और हवा के प्रेशर के बीच में इक्विलिब्रियम बना हुआ है, एक स्टेबल पोजीशन बनी हुई है। किस वजह से? क्योंकि हमारी बॉडी भी उतनी ही अमाउंट में प्रेशर लगाती है बाहर की तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से हमें महसूस नहीं होता अर्थ का प्रेशर। वरना कितना प्रेशर लगाती है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया जो है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आप देख लो कितना छोटा होता है, इतना लगभग, उसके ऊपर 1 किलोग्राम जितना प्रेशर लगाती है एयर। अब आप महसूस कर सकते हो तो कितना ज़्यादा प्रेशर है। आपकी बॉडी का कुल एरिया कितना है, आपका एक हाथ है, हाथ का ही एरिया कितना है, और उसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर अगर 1 किलोग्राम का प्रेशर है तो पूरे हाथ पे और पूरी बॉडी पे कितना होगा, इमेजिन कर सकते हो। इसी वजह से, क्योंकि अर्थ वो हमारी बॉडी भी बाहर की तरफ प्रेशर लगाती है और हवा इस अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बैलेंस है, इस वजह से हमें पता नहीं लगता। लेकिन जब हम माउंटेन पे चढ़ते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो क्या होता है, ये प्रेशर डिसबैलेंस होता है, क्योंकि हवा का प्रेशर एयर का प्रेशर कम है, तो जिसकी वजह से हमारी नाक से खून निकलने लगता है, सर चकराने लगता है, सर घूमने लगता है, तो बिकॉज प्रेशर डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था प्रेशर। अब आते हैं विंड, हवा। हवा हवा हमने पढ़ा हुआ है, हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर। एयर और विंड में क्या डिफरेंस है? विंड होती है इस तरह से बहती हुई हवा, हवा दो तरह से बहती है, इस तरह से एक अप ऊपर की तरफ। तो जो हॉरिजेंटल मतलब कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है एयर का, उसको बोलते हैं हम विंड। ऊपर वाली डायरेक्शन में मूवमेंट को विंड नहीं बोलते, विंड केवल हॉरिजेंटल मूवमेंट में। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मान लो ये है इस तरह से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरह से नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है, मान लो इस तरफ से हवा इस तरह बह रही है, तो इस ये डायरेक्शन होगी विंड की वेस्ट डायरेक्शन, ना कि जिस डायरेक्शन में जा रही है। इस तरह मान लो नॉर्थ डायरेक्शन से इस तरह हवा आ रही है, तो इस हवा की डायरेक्शन होगी नॉर्थ डायरेक्शन, ना कि जिस डायरेक्शन से हवा जिस जिस तरफ हवा जा रही है। मान लो इस तरह से ये वेस्ट टू ईस्ट हवा है, तो हवा की डायरेक्शन क्या होगी, विंड 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 की डायरेक्शन होगी वेस्ट, ना कि जो ईस्ट की तरफ जा रही है ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हवा इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। और इसकी टाइप्स पढ़ते हैं, मेनली 3 टाइप की होती हैं, परमानेंट, सीजनल एंड लोकल। परमानेंट मतलब कि साल के 365 डेज 365 डेज जो हवा बहती रहती है, जो परमानेंट है, जो हमेशा मिलेगी आपको, साल के किसी भी दिन हमेशा परमानेंट मतलब कि हमेशा प्रेजेंट रहती है, उनको बोलते हैं परमानेंट। नाम से ही है परमानेंट, मतलब जो हमेशा प्रेजेंट रहती है और कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर बहती रहती है। इनके नाम है ट्रेड विंड, वेस्टर्ली, ईस्टर्लीज। इनका हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं सीजनल विंड। सीजनल विंड जो कि हम बोल सकते हैं मानसून, जो भारत में आता है। कौन सी विंड होती है, जैसे ये अपना भारत का नक्शा हो गया, ये इस तरह से। तो ये जो यहाँ से जो विंड आती है ना, ये हमारा अरेबियन सी हो गया, इस तरह से ये इंडिया हो गया,
यहाँ पानी है। तो ये विंड कौन सी आती है, साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, क्योंकि वो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन से आती है, इसलिए साउथ वेस्ट मानसून होती है। फिर क्या होता है, ये जून जुलाई में यहाँ से आती है, अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, ये विंड इस तरह बहने लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो हवा का डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया कुछ महीनों के बाद। तो इसलिए जो हवा अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले डिफरेंट सीजन में, जून जुलाई में डिफरेंट, नवंबर अक्टूबर में डिफरेंस, तो इनको बोलते हैं सीजनल विंड। अब आती है लोकल विंड। लोकल विंड मतलब जो एक पर्टिकुलर जगह पे भी, केवल एक प्लेस पे, उसी प्लेस पे, या फिर किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे कि पर्टिकुलर प्लेस पे जो होती है उसको लोकल विंड बोलते हैं। जैसे कि लू, लू केवल आपको मिलेगी नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन्स है वहाँ पे आपको लू मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, साउथ में नहीं मिलेगी आपको। तो ये एक पर्टिकुलर जगह पे, एक प्लेस पे जहाँ पे हो, इसको बोलते हैं लोकल विंड। जैसे कि लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, जो कि आपको मिलेंगी जो कोस्टल एरियाज में ये है, तो यहाँ कोस्ट पे मिलेगी, ये समुद्र अंदर नहीं मिलेगी, कॉन्टिनेंट के अंदर, दिल्ली हरियाणा गुजरात, हरियाणा में नहीं मिलेगी, ये मिलेगी आपको कहाँ पे, गुजरात मुंबई, यहाँ जो कोस्ट के ऊपर जो स्टेट्स हैं वहाँ पे। तो ये हो गई 3 टाइप की विंड, परमानेंट विंड, सीजनल विंड एंड लोकल विंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और अब आते हैं मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है, हवा, हवा क्या होती है, एक बहुत ही गर्म होती है, दूसरी होती है ठंडी, कोल्ड, 2 टाइप की हो गई। और तीसरी एक सूखी होती है, ड्राई हवा, एक होती है गीली गीली सी हवा। अब आपको बताते हैं गीली हवा। अब थोड़ा इमेजिन करना, बरसात के मौसम में, मानसून के टाइम में क्या होता है, गीली और गर्मी भी है उस टाइम। ये आप मान लो जुलाई अगस्त वाला जो महीना है, जुलाई और अगस्त वाले महीने में क्या होता है, चिपचिपा सा मौसम रहता है, गीला गीला सा। इससे पहले अब आप चले जाओ अप्रैल में और मई में, जहाँ लू चलती है, लू, उस टाइम क्या रहता है, हवा में गर्मी भी होती है और सूखी भी होती है, एकदम गर्मी होती है, गर्म हवा और सूखी हवा होती है, जिस टाइम आप कूलर यूज़ करते हैं और अच्छी ठंडी हवा मिलती है आपको, क्योंकि हवा में क्या नहीं रहता, पानी नहीं रहता, मॉइस्चर नहीं रहता। तो इस वजह से जो अप्रैल और मई में जो हवा बहती है, जो बहुत ही सूखी होती है, जिसमें पानी नहीं होता, क्योंकि पानी होता ही नहीं, बारिश नहीं हो रही होती। लेकिन जैसे जैसे मानसून आता है तो हवा में क्या है, मॉइस्चर आ जाता है, क्योंकि बारिश होती है तो पानी आता है, इसकी वजह से हवा के अंदर भी पानी आ जाता है। तो वो चिपचिपी सी जो हवा होती है उसको किस वजह से होती है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है हवा के अंदर, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। समझ गए ना, कौन सी हवा, जो नमी चिपचिपी हवा, उसमें मॉइस्चर होता है बहुत ज़्यादा। सूखी वाली जो होती है उसमें भी मॉइस्चर होता है, बिल्कुल कम क्वांटिटी में होता है, ऐसा नहीं कि उसमें मॉइस्चर नहीं होता, बट उसमें कम होता है इन कंपेरिजन टू जो बारिश वाले मौसम में, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा वो होती है मॉइस्चर। और इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है हवा की, हवा अगर गर्म हुई, वाह, हॉट, और कोल्ड हुई, तो गर्म हवा ज़्यादा कैपेसिटी रखती है पानी को अपने अंदर कैप्चर करने के, मतलब कि अगर हवा गर्म है तो वो पानी को ज़्यादा होल्ड कर सकती है, उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी है। अगर हवा का टेम्परेचर कम है उसके जितना कंपेरिजन में, तो उसके अंदर मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हवा है, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री है, ये 5 किलोग्राम मॉइस्चर कंटेंट कैरी कर सकती है। अब इसका टेम्परेचर हमने कर दिया 30 डिग्री, तो इसका टेम्परेचर 30 डिग्री करने पे अब ये क्या कर सकता है, अब ये मान लो 8 डिग्री, 8 किलोग्राम, अब ये 8 किलोग्राम का मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है फ्रेंड, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो ये हवा की एक प्रॉपर्टी है, याद रखना। अब आते हैं, जब आपने एक फिनोमिना ऑब्जर्व किया होगा कि प्लेन उड़ रहा है, हवाई जहाज, हवाई जहाज उड़ रहा है, उसके पीछे आपने एक वाइट सी वो देखी होगी,
एक वाइट सी गैस की टाइप में देखा होगा, गैस निकलती हुई उसके पीछे से सफ़ेद रंग की, वो क्या होता है वो समझते हैं। उससे पहले एक फिनोमिना समझते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। जब ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ से यहाँ पे पानी है, सन निकला, सन से ये पानी उबल कर वेपर्स में बन गया, वेपर्स ठंड गर्म होके हल्के होंगे, ऊपर उड़ेंगे, ऊपर जाएंगे हवा के साथ, ऊपर जाएंगे, जैसे जितना ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये ठंडा होने लगेंगे, फिर ठंडा होके पानी, और पानी से बाद बर्फ़ बन जाएंगे। तो इन्हीं को बोलते हैं क्लाउड। जो बादल है वो क्या है, पानी की बूंदें जो ऊपर जाके बर्फ़ बन गई हैं। किस वजह से, जो नीचे पानी था, पानी भाप बना, मॉइस्ट वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, वेपर्स ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके बर्फ़ बन जाएंगे, तो उन्हीं को हम बोलते हैं बादल। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, तो इस वजह से बादल बन जाते हैं। तो जो जेट प्लेन क्या करता है कि उसका इंजन होता है गर्म बहुत, फ्यूल बर्न होता है, तो उसके अंदर इंजन से क्या निकलता है, वाटर वेपर निकलते हैं। वाटर वेपर वो बाहर निकालता है इंजन। जब एयरक्राफ्ट उड़ता रहता है तो पीछे से वो वाटर वेपर्स को रिलीज करता है। जैसे ही वो वाटर वेपर इस एयरक्राफ्ट से बाहर निकलेंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट के इंजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे ये बाहर निकलेंगे, ऊपर ठंडा है तो ये पानी क्या होगा, जम जाएगा, वाटर वेपर आइस की फॉर्म ले लेगा, जो कि हमें ऊपर नजर, जैसे फिर ये यहाँ ये आइस की रूप फॉर्म ले लेगा, तो इस तरह आपको एक लेयर सी बनेगी। फिर ये कटती हुई जाती है कि थोड़ी देर बाद ये आइस पिघल जाती है, एकदम बाहर आया, और ये आइस की फॉर्म में ले लेगा, फिर ये आइस पिघलती जाएगी, तो ये ऐसे ख़त्म होती जाती है। जैसे एयरक्राफ्ट बढ़ता जाता है ये ख़त्म होता जाता है। तो समझ गए, ये वाइट ट्रेल बिहाइंड देम क्या होती है, वो कुछ नहीं होता, भाप जो है वो बर्फ़ बन जाती है। फिर क्या होती है, एयर मूव, क्योंकि एयर तो मूव करती रहती है, तो वो ये उनका जो आपस में मिक्स हो जाती है, और वो जो बर्फ़ बनी वो पिघल जाती है, वो फिर से कन्वर्ट हो जाती है पानी में, और वो वाइट चीज़ जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, वो हमें दिखाई नहीं देती। सो अब आते हैं रेन। रेन क्या, बारिश कितने टाइप की होती है, बारिश समझ में आया क्या होती है। देखो, ये अर्थ का सरफेस था, इसमें देखो यहाँ से क्या हुआ, वेपर्स, गर्म हवा, वेपर्स ऊपर उठ के बादल क्या है, बर्फ़ का गोला, और फिर ये नीचे पानी के रूप में आते हैं। तो यही साइकिल होती है, पानी है, ऊपर भाप बन के उड़ता है, भाप बन के ऊपर उड़ता है, बादल बनते हैं, बादल नीचे आते हैं, बारिश को करते हैं। तो यही फिनोमिना है बारिश का। क्या हुआ, भाप नीचे थी, पानी नीचे था, भाप वेपर्स में बना, वेपर्स ऊपर से उठेंगे, फिर वो क्लाउड्स का फॉर्म ले लेंगे, क्लाउड्स नीचे आएंगे बारिश के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 टाइप से होती है। एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो कि पहाड़ ऊपर उठता रहे, यहाँ से वाटर वेपर उठते रहें, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म है, वेपर ऊपर उठेंगे, फिर और वेपर उठेंगे, ये इनको और ऊपर पुश करेंगे, ये और पुश करेंगे, ये ऊपर उठेगी, तो ये एक फॉर्म, और फिर यहाँ बादल बन जाएंगे, फिर बादल इतने ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, ये नीचे गिरने स्टार्ट हो जाएंगे पानी के रूप में। तो एक फॉर्म ये हो गई। दूसरी फॉर्म क्या हो गई कि मान लो ये इस डायग्राम में देखो, ये हवा इस तरह से, भाई ये ऊपर उठी पर्वतों की वजह से फोर्सली, क्योंकि पर्वत है, ये ऊपर उठेगी तो ठंडी होगी तो यहाँ बादल बन जाएंगे, तो फिर बारिश होने लगेगी। तीसरा क्या होता है, ये होता है साइक्लोन, तूफान जो आते हैं, जो कि तूफान की वजह से, जो कौन सी तूफान है, जो सर्दियों में जो तो बारिश होती है ना, सर्दियों में बारिश होती है, वो इसकी वजह से होती है। इस तरह से यहाँ से ठंडी हवा आई, यहाँ से गर्म हवा आई, गर्म हवा हल्की होती है तो ऊपर उठ जाएगी, और ऊपर उठेगी तो ठंडी होगी बादल बनाएंगे। यहाँ से ठंडी हवा आई, ये गर्म हवा आ रही है, गर्म हवा हल्की है, वो ऊपर उठ जाएगी, और ऊपर उठ के फिर बादल बन जाएंगे, इस तरह से बारिश होती है। इन सब के बारे में डिटेल से हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ साइक्लोन वाली, और ओरोग्राफिक मतलब पर्वत रिलीफ, मतलब ऊंचाई पहाड़ वाले की वजह से ओरोग्राफिक, तीसरी कन्वेंशनल। तो अगर पानी के रूप में आए तो उसको बारिश बोलते हैं, ओले के रूप में आए तो उसको हेल बोलते हैं, बर्फ़ के रूप में आए तो उसको स्नोफॉल बोलते हैं, स्नो बोलते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कुछ
इस चैप्टर में वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस क्या होता है? एक कांच का एक घर होता है जो कि बनाया जाता है माउंटेन्स में, जहाँ बहुत ही ठंडे इलाके में। तो कांच की क्या प्रॉपर्टी होती है? कांच की प्रॉपर्टी होती है जो सन से जो रेड लाइट आती है उसको आने देता है, और फिर यहाँ आने के बाद उसको वापस नहीं जाने देता। किस वजह से होता है थोड़ा समझ लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की नहीं भी समझ में आए तो बस एक बार ज़्यादा वो देने की ज़रूरत नहीं है, समझ लो। जो सन से जो लाइट आती है उसकी वेवलेंथ होती है लॉन्ग, और एक बार आ गई फिर वापस अगर जाएगी तो उसकी वेवलेंथ होती है शॉर्ट। शॉर्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? ये इस तरह से एक वेव होती है, ये इसकी वेवलेंथ होती है। यहाँ एक साइकिल होगी इसकी, तो जो एनर्जी हमारी हो वो इस तरह से ट्रेवल करती है, इस तरह से। ये इसकी, ये यहाँ से यहाँ, फिर ये स्टार्ट यहाँ से यहाँ, तो ये उसकी एक वेवलेंथ हो गई। तो जब जो सन से लाइट आती है उनकी वेवलेंथ होती है क्या? लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है। और जब एक बार आ गई फिर वापस जाएगी तो उनकी वेवलेंथ होती है ऐसी छोटी वेवलेंथ। ये देखो, समझ गए? ये वेवलेंथ एक वेवलेंथ, ये वाली यहाँ से, तो ये लॉन्ग वेवलेंथ, ये स्मॉल वेवलेंथ। तो ये कांच की क्या प्रॉपर्टी है? ये लॉन्ग वेवलेंथ को आने देता है, शॉर्ट वेवलेंथ को जाने नहीं देता। तो सन से लाइट आई लॉन्ग वेवलेंथ, वापस जाएगी तो शॉर्ट, तो वापस को जाने नहीं देगा। तो क्या होगा? सन की लाइट केवल आ सकती है, जा नहीं सकती। तो यहाँ का अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ गर्मी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पहाड़ों पे किया जाता है ताकि बर्फ़ वाले इलाके में सर्दी से बचा जा सके प्लांट्स को, खुद को। तो ग्रीन हाउस बोलते हैं इसको। तो ऐसे ही क्या होता है अर्थ के, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये CO2 की लेयर है जो कि एक कांच की तरह ही काम करती है। ये सन की लाइट को, ये जो अर्थ ये है, ये जो अर्थ से जो हीट रेडिएट होती है उनको वो पास नहीं होने देती। कुछ पास हो जाती है, सबको पास नहीं होने देती। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम पेड़ काट रहे हैं और फ्यूल जला रहे हैं, लकड़ी को जला रहे हैं, तो ये CO2 की मात्रा इंक्रीज होगी। अगर CO2 की मात्रा इंक्रीज होगी तो ये और ज़्यादा हीट की रेडिएशन को रोक के रखेगी, तो यहाँ का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, गर्म और इंक्रीज होने लगेगा। तो अर्थ के ऊपर क्या होगा? गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। इसका क्या इफेक्ट होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ़ पिघलने लगेगी, बाढ़ आएगी, तो ये सब दिक्कत आएंगी, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है कि एयर सर्कुलेशन। एयर कैसे सर्कुलेट करती है? एयर सर्कुलेट करती है, एयर यहाँ अर्थ है, अर्थ के ऊपर मान लो हवा, सन की लाइट है, सन की वजह से अर्थ गर्म हुई, या किसी भी वजह से यहाँ सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से हवा गर्म हो गई, गर्म हो गई हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठती है। यहाँ की जो हवा है वो, ये हवा गर्म आई, ये हवा ठंडी है, ठंडी है, तो यहाँ पे जगह खाली हो गई, ये हवा ऊपर उठी तो यहाँ जगह खाली हो गई, ये ठंडी हवा नीचे आती है। तो इस तरह ये सर्कुलेट करती रहती है। कैसे सर्कुलेट करती है? गर्म हवा ऊपर उठेगी इस तरह से, फिर ये ठंडी ठंडी हवा नीचे आएगी, गर्म हवा ऊपर उठेगी, ये फिर इस तरह से घूम के ये ठंडी हवा यहाँ वाली नीचे आएगी। तो इस तरह से सर होती रहती है अर्थ का, एयर का मूवमेंट। जो अर्थ हवा ऊपर उठी इसको बोलते हैं लो प्रेशर, और ज़्यादा हवा इस बोलते हैं हाई प्रेशर। तो इस तरह से हवा का सर्कुलेशन होता है। अर्थ हवा कैसे मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। जहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा हाई प्रेशर, उसकी कहाँ जाएगी? लो प्रेशर में। और कुछ इम्पोर्टेंट इसमें देख लेते हैं कि अर्थ की जो लाइट है वो कितनी हमारे पास पहुंचती है। मान लो 200 करोड़ जो सन की लाइट है आ रही है, 200 करोड़ रेज आ रही है, तो उसमें से केवल एक रे ही अर्थ के ऊपर पहुंचती है, बिकॉज ऑफ जो अर्थ की एयर है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, अर्थ पे रिफ्लेक्ट कर देती है, और कुछ है कुछ पहुंचती नहीं है। जैसे ये अर्थ है, ये सन है, तो सन की लाइट तो हर तरफ जा रही है ना, तो केवल यहाँ पे ये वाला भाग है यहीं पे अर्थ आती है, उसके बाद भी अर्थ की के लेयर पे एयर है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, तो केवल 200 करोड़ लाइट की रेंज में से एक ही पहुँचती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो कितनी कम पहुँचती है और फिर भी कितनी ज़्यादा
गर्मी होती है। तो समझ सकते हैं अगर सारी लाइट अर्थ पे पहुंचेगी तो अर्थ का क्या हाल होगा। मून के ऊपर कोई भी एयर नहीं है, इसलिए वहाँ पे प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि प्रेशर क्या है, एयर का फोर्स जो लगाता है अर्थ के ऊपर, वही एक प्रेशर है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस को आप टाइम पे नोटिफिकेशन आए और आप समझ सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।